हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और आज हम करने वाले हैं हिंदी के टॉप 100 क्वेश्चंस। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे और प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए जो भी इस वीडियो को देखते हैं, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तो यह जो कथन है वो किसने दिया हुआ है? तो यह जो कथन है ये दिया हुआ है हमारा रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। दूसरा है हमारा, स्तर द ललित ऋतु हिंदुस्तानी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो गारसा दी तासी, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम दिया गया, तो किसने दिया था? वो दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। पौमचरिऊ नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? तो स्वयंभू है। तो ये जो बुक्स वगैरह है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, कोई निबंध हो गया या कोई कविता की पंक्तियाँ होगी तो ये पूछा जा सकता है, तो इसको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आदिकाल में खड़ी बोली में काव्य की रचना करने वाले सर्वप्रथम कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, तो ये कौन सा है? प्रियवास। ठीक है, खड़ी बोली का प्रथम जो हिंदी का महाकाव्य है वो है प्रियवास। उसके बाद मलयालम किस प्रांत की भाषा है? तो मलयालम केरल की भाषा है, आपको पता ही होगा। उसके बाद है, निम्नांकित में से निर्गुण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो निर्गुण भक्ति के कबीर भी हैं, गुरु नानक भी है, दादू दयाल भी है, केशव दास नहीं है। केशव दास मुझे बताइए किस कौन सी भक्ति कौल के कवि हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जाति जाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो ये कबीरदास जी की पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग की उपाधि से विभूषित काल है भक्ति काल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये याद रखना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, रतन सेन और पद्मावती के प्रेम की कहानी पर आधारित महाकाव्य का नाम? तो पता ही होगा पद्मावत, जो कि आपने मूवी भी देखी होगी। उसके बाद हमारा है, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य थे, तो कौन थे? मध्वाचार्य। सूरदास की भक्ति का स्वरूप है तो कौन सा है? सख्य भाव की भक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बकाचार्य। सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के कवि हैं, तो मलिक मोहम्मद बिन जायसी। उसके बाद अंधेरे में कविता के रचयिता कौन है? जो अंधेरे में कविता है उसके रचयिता है मुक्ति बोध। तो कौन है? मुक्ति बोध। किस रस को रसराज कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा है, करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो है शोक। क्वेश्चन नंबर 19 है, कनक कनकते सौगुनी मादकता दिखाए या खाए बैराए जगवा पाए बौराए। तो यमक अलंकार है। ठीक है, तो हमारा जो अलंकार है इसका मैं एक अलग से वीडियो डालूंगी, तो आप लोग अलंकार का, समास का और संधि का, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो इसको मैं अलग से समझाऊंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये है यमक अलंकार। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, इनमें से कौन सा रूपक अलंकार का भेद नहीं है? तो रूपक अलंकार का भेद नहीं है तो व्यतिरेक, सांग रूपक, निरंग रूपक, परम्परित रूपक, ये रूपक अलंकार का भेद है लेकिन व्यतिरेक नहीं है। ठीक है, और एक बार मैं छोटा सा यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर दूँ कि जो हमारा यमक अलंकार होता है उसमें 2 शब्द होते हैं, जैसे कनक कनक 2 बार है लेकिन दोनों बार इसका मतलब अलग होगा। ठीक है, तो यमक अलंकार होता है, थोड़ा सा इसका डेप्थ में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें इसको बताऊंगी विद एग्जाम्पल। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, ये हो गया हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार धनु सब त्रिपुरारी धनु विदित संकल संसार। तो इसमें कौन सा रस है? रौद्र रस है। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, रस का हमारा आएगा नहीं, बट फिर भी अब क्वेश्चन में है तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद है, कामयानी की नायिका है श्रद्धा, इसका आंसर है। राजेंद्र यादव किस पत्रिका के संपादक थे? तो हंस पत्रिका के ये संपादक थे। संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है?
हिमाचल, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड है, लेकिन आंध्र प्रदेश हिंदी भाषी प्रदेश नहीं है। लोकायतन महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत इसका आंसर है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य थे, कौन थे? वामन। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से किस काव्य धारा का संबंध रीतिकाल से नहीं है? तो सूफी मत का संबंध रीतिकाल से नहीं है। राग दरबारी उपन्यास के लेखक है, तो कौन है? श्रीलाल शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा द्विवेदी योगीन कवि नहीं है? तो कौन है? धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, पूस की रात मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सबको पता ही होगा पूस की रात कहानी किसने लिखी है? तो प्रेमचंद जी ने लिखी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखित चिंतामणि है, तो वो क्या है? एक निबंध संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण ज्ञान मार्गी काव्यधारा का कवि नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है कबीर। निज भाषा उन्नति है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये मुझे याद भी है। ये जो दिया हुआ है इन्होंने एक पैरा छोटी सी जो कविता का एक अंश है, तो भारतेंदु जी ने ये कहा था। ठीक है, इसमें भाषा की इम्पोर्टेंट बताई गई है कि हमारी निज भाषा उन्नति है, कि हमारी जो खुद की भाषा होती है उससे हम उन्नति करते हैं और सब उन्नति का जो मूल होता है, जड़ वही होती है। तो बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय के सूल। ठीक है, जो हृदय के जो भी जो सूल होते हैं या मतलब जो दुखड़े होते हैं या डाउट्स एक तरीके से लगा लो, तो वो नहीं मिटते हैं बिना निज भाषा के ज्ञान के। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये पूछा जा सकता है, ये भूल मत जाना। तो राजा राजमोहन राय जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है? तो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है तमिल। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, ये तीनों प्रेमचंद जी के लिखे हुए हैं, लेकिन मुख सरोवर हंस इन्होंने नहीं लिखा है। और ये किसने लिखा है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इतनी बार करवा चुकी हूँ और आपको होप आपको याद भी हो गया होगा और ये पूछा भी जाता है और ये पूछा जा भी सकता है। तो 343 अनुच्छेद इसका आंसर है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 39 से 43 तक के शब्द का सही जो अर्थ है हमें वो ढूंढना है। जैसे गोधूली, गोधूली का मतलब होता है संध्या और रात के बीच का समय। ये DSSB में भी क्वेश्चन आया था 16/17 का, जब मैंने पेपर दिया था। तो गोधूली का मतलब पूछा जाता है कई बार, गोधूली का मतलब क्या होता है? तो संध्या और रात के जो बीच का समय होता है उसको हम गोधूली बोलते हैं। अगोचर, अगोचर का मतलब होता है जो आंखों से दिखाई न दे। उसके बाद देखो, एक होती है व्याकरण, ठीक है, जो कि ग्रामर होती है, और एक होता है व्याकरण। तो व्याकरण का मतलब होता है व्याकरण को जानने वाला। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये पूछ लेते हैं। उसके बाद हमारा है आलोच्य, आलोच्य मतलब होता है आलोचना करने वाला। ठीक है, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 43 है, अधिनायकवाद कौन होता है? तो स्वयं को नायक समझने वाला, जो स्वयं को मतलब नायक समझता है वो अधिनायक होता है। ठीक है, अधिनायकवाद उसको हम कहेंगे। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 44 और 45 में कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। ठीक है, कहावत देखिए, तो इसमें है, भजन करते समय कपास काटने लगे, ईश्वर भजन को कपास ले जाना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। तो सही वाला तो सी ही है हमारा, पता ही होगा आपको। उसके बाद ये कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये एक सही कहावत है। ठीक है, बाकी सारी गलत है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 से 50, हमें लोकोक्ति के सही अर्थ बताने हैं। ठीक है, तो इसमें है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। ठीक है, तो उतना ही पाँव पसारिए जितनी चादर होए। तो इसका क्या मतलब हो सकता है? चादर को पाँव तक ओढ़ना ये तो होगा नहीं, बिस्तर में पाँव फैलाते जाइए, ये भी नहीं, तो सबको पता ही है कि सामर्थ्य के भीतर काम करना चाहिए। जितनी आपकी चादर है उतने ही पैर पसारिए, और ज़्यादा लंबे पैर पसारने तो चादर को बड़ी कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है। उसके बाद है नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो इसका आंसर इसकी जो मीनिंग हो जाएगा वो है, निर्धन से आर्थिक मदद की आशा नहीं की जा सकती, जो खुद ही मतलब गरीब है वो कैसे मदद करेगा। तो इसको हमें कहावत कहते हैं कि नंगा क्या नहाएगा और क्या निचोड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 48, दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, यानी एक बार धोखा खा लेने के बाद मनुष्य भविष्य के लिए सावधान हो जाता है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, मतलब वही इसका मतलब है कि जीवन भर बुरे काम करो और एंड में धर्मात्मा बनने का ढोंग रचो। ठीक है,
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, तो इसका क्या होगा? जल गई रस्सी में बल होता है नहीं, दुर्दशा या बर्बाद हो जाने पर भी अकड़ नहीं गई, तो इसका बी ऑप्शन होगा। ठीक है कि मतलब इतनी बुरी दुर्दशा हो गई, पूरा बर्बाद हो गया इंसान, तब भी उसका जो घमंड है वो नहीं गया। उसके बाद ये थर्ड वाला भी है कि हर समय घमंड में चूर रहना, ये नहीं होगा। रस्सी जल जाती है, ये भी नहीं होगा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से 55 हमें मुहावरों का मीनिंग बताना है। ठीक है, कहावत और मुहावरों में बहुत फ़र्क होता है। उसके बाद है घी के चिराग जलाना, तो घी के चिराग जलाना मतलब खुशी मनाना, 9 2 11 होना, भाग जाना, सबको पता ही होगा, ये तो हम मतलब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। पाँव भारी होना तो प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना, सबको पता ही होगा। लोहे के चने चबाना मतलब बहुत ही मुश्किल काम करना। पैरों तले ज़मीन खिसकना, हक्का बक्का रह जाना। ठीक है, कुछ ऐसा हो जाना कि मतलब हम हक्के बक्के रह जाए, मतलब ये क्या हो गया जो हम सोच भी नहीं सकते, मतलब पैरों तले ज़मीन खिसक जाना। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारा, इनमें से कौन सा आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है? चिरायु, शतायु, बुद्धिमान ये आयुष्मान के पर्यायवाची है, लेकिन चिरंजीव आयुष्मान का पर्यायवाची नहीं है। आयुष्मान का अर्थ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी नहीं है। श्रृंगार ठीक लिखा है, खंडन ठीक लिखा है, संचित ठीक है। देखिए पुण्य गलत लिखा है, पुण्य हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है सॉरी। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी गलत 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 ऐसे वांग में लिखते हैं। ठीक है, सुरपति का अर्थ है, सुरपति का मतलब होता है इंद्र।